अपन दो तरीके की प्रॉब्लम्स बेसिकली करेंगे, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अपन शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसलिए कवर करेंगे क्योंकि आजकल जो नया पेपर पैटर्न है उसके अंदर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स पर काफी जोर दिया जाता है। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इवन बोर्ड के एग्जाम्स में आजकल कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स पर काफी फोकस किया जाता है। तो जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उनमें ज्यादातर प्रॉब्लम कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम होती है, तो हम उनको भी कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम कर रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर 1, प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर 1। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मल्टीपल चॉइस। तो पहली प्रॉब्लम जो हमारी मल्टीपल चॉइस की है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 को मैं रीड आउट कर रहा हूं। आप लोगों के पास अगर किताब है तो आप टैली करते रहेंगे। टू आइडेंटिकल चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑफ 1.6 न्यूटन। कुछ किताब में 16 न्यूटन लिखा हुआ है तो इसको करेक्ट कर लेंगे, 1.6 न्यूटन होगा ये। टू आइडेंटिकल चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑफ 1.6 न्यूटन, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज। क्या दे रखा है बेटा हमें? दो इक्वल चार्ज है, आइडेंटिकल चार्ज है, तो हमने दोनों चार्जेस को क्या मान लिया? क्यू मान लिया। और ये दोनों चार्जेस जो है, दीज चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। इनके बीच में जो डिस्टेंस हमें दे रखी है वो दे रखी है 3 मीटर, और इनके बीच में हमें रिपल्सिव फोर्स दे रखा है, क्योंकि आइडेंटिकल चार्ज है तो फोर्स जैसा लगेगा वो लगेगा रिपल्सिव फोर्स, और उस रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू हमें दे रखी है 1.6 न्यूटन। और हमसे पूछा है कि चार्ज की वैल्यू क्या होगी, दोनों चार्जेस की वैल्यू क्या होगी। तो हम जो फोर्स लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं k q1 q2, और क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है तो k q अपॉन r स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1.6 न्यूटन। तो क्योंकि वैल्यू 1.6 न्यूटन दे रखी है, और हम अगर वैल्यूज प्लेस करें तो 9 × 10⁹ हमने k की वैल्यू को प्लेस किया, और q की वैल्यू हमें निकालनी है तो q स्क्वायर, डिस्टेंस 3 मीटर दे रखी है तो इसका स्क्वायर हो गया 9, और 1.6 को मैं लिख लेता हूँ 16 × 10⁻⁻1। अब देखेंगे, देखो ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, और q स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये इधर जाने से 16 के नीचे 10⁻⁻9 होकर ऊपर चली जाएगी, तो 16 × 10⁻⁻10 मेरे पास आ गया। अगर इसका मैं स्क्वायर रूट लेता हूं, क्योंकि ये q स्क्वायर की वैल्यू है, ये इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो q स्क्वायर की वैल्यू में से q की वैल्यू को अगर हम पिक करें तो प्लस माइनस, क्योंकि चार्जेस लाइक चार्जेस है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकते हैं दोनों चार्जेस, तो प्लस माइनस और 4 × 10⁻⁻5। अब देखो जो आंसर हमें दे रखे हैं वो सारे माइक्रो कूलाम में दे रखे हैं। अगर हम इसको 10⁻⁻6 में कन्वर्ट कर दें तो हम इसको लिख सकते हैं q विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 40 माइक्रो कूलाम। तो जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया 40 माइक्रो कूलाम। ऑप्शन इज सी। मैं एक बार आप सब लोगों को म्यूट कर रहा हूं ताकि आवाज थोड़ी ढंग से सुनाई दे। तो जो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ वो हुआ 40 माइक्रो कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वही जो है ऑब्जेक्टिव टाइप या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस है, उनके बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो हमें दिया हुआ है 8 न्यूटन। ये भी 8 नहीं होगा, इसको करेक्ट कर ले, कुछ किताबों में 8 लिखा हुआ है, ये F न्यूटन है। तो दो हमारे पास चार्जेस है, और उन चार्जेस के बीच में जो फोर्स हमारे एक्ट कर रहा है वो फोर्स हमें दिया F न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है। इफ द सेपरेशन बिटवीन देम इज ट्रिपल, जो डिस्टेंस थी इनके बीच की, मान लिया पहले डिस्टेंस r थी और अब डिस्टेंस को क्या कर दिया? ट्रिपल कर दिया, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस को 3r कर दिया, तो नया फोर्स क्या हो जाएगा ये हमसे पूछा है। बिल्कुल सीधा सा सवाल है। पहले केस में हम फोर्स लिख सकते हैं k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और जो नया फोर्स हो जाएगा अगर हम डिस्टेंस को ट्रिपल कर देंगे तो k q1 q2 सेम रहा, और यहाँ पर हो जाएगा 3r का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा k q1 q2 अपॉन 9r स्क्वायर, और हम लिख सकते हैं कि F डैश विल बी इक्वल टू F अपॉन 9। तो जो हमारा नया फोर्स हो जाएगा वो ओल्ड फोर्स जो हमारा था उसका F/9 1/9 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है टू गिव अ चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁻19 कूलाम टू एन ऑब्जेक्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी रिमूव। हमें क्या चार्ज क्रिएट करना है? Q इजिकल टू हमें दे रखा है 5 × 10⁻⁻9 कूलाम, और हमसे पूछा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी रिमूव्ड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स
आर टू बी रिमूव्ड, आर टू बी रिमूव्ड। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम मानते हैं कि ये ठीक नहीं है, करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो ये वैल्यू आनी चाहिए, देखो हम लिखते हैं q इजिकल टू एन ही होता है और n की वैल्यू निकालते हैं तो q बाई ई आता है और n एक इंटीजर आना चाहिए, जबकि इसके केस में अगर आप देखोगे तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 हमारे पास है और इसको डिवाइड करेंगे e यानी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, तो 10 की पावर माइनस 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा और 15/16 एक इंटीजर नहीं आएगा, तो इसलिए ये जो है इक्वेशन हम सही नहीं कह सकते। इसको अगर आपको सही करना है तो यहाँ पर या तो 4.8 लिखना पड़ेगा या 48 लिखना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन ठीक होगा, क्योंकि अदरवाइज ये जो वैल्यू आएगी ये डेसिमल वैल्यू आएगी और इलेक्ट्रॉन जो n का नंबर होना चाहिए वो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें से अभी आप ए पिक करेंगे 3, लेकिन 3 एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए जो इसकी वैल्यू होनी चाहिए वो 4.8 होनी चाहिए, तो आप चाहें तो इसको करेक्ट कर सकते हैं, ये 4.8 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 9e एंड प्लस e आर एट सेपरेशन ऑफ 16 सेंटीमीटर। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 9e एंड e आर एट ए सेपरेशन ऑफ 16 सेंटीमीटर। वेयर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम अनदर चार्ज q मस्ट बी पुट सो इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। हमने पहले भी पढ़ा है, इस तरीके के सवाल हमने पहले भी किए हैं। 2 चार्जेस हमें दिए हुए हैं, एक 9e है और एक हमें दे रखा है e, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस हमें दे रखी है वो दे रखी है 16 सेंटीमीटर। हमसे कहा थर्ड चार्ज को मैं कहाँ रखूं कि वो इक्विलिब्रियम में रहो, तो हमने पहले भी इस तरीके के सवाल किए कि अगर लाइक चार्जेस होते हैं दोनों तो इन बिटवीन कहीं आता है और स्मॉलर चार्ज के क्लोज आता है, तो इससे हम x मान लेते हैं डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 16 माइनस एक्स। अगर यहाँ हम कोई q चार्ज रखें तो उस पर दोनों का फोर्स बराबर कर देते हैं। इसका फोर्स जो उस पर लगेगा वो लगेगा k 9e मल्टीप्लाइड बाई q अपॉन 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये इस पर जो फोर्स लगाएगा वो होगा k q इंटू ई अपॉन एक्स का स्क्वायर। हमें इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेरिजन में जो है हम कभी भी यूनिट्स बदलने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमने ये कैंसिल किया, k से k कैंसिल हो गया, e से e कैंसिल हो गया और q से q कैंसिल हो गया, तो जो चीज हमारे पास बची वो बचा 9/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। हम जानते हैं यहीं पर इनका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, और स्क्वायर रूट अगर ले लेंगे तो हमारे पास बनेगा कितना, 3/16 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 1/x, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स, और अगर इसको सॉल्व करें तो 4x इज इक्वल टू 16 या x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हमारे पास आया। देखो हमारे पास आया जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो e वाले चार्ज से, छोटे वाले चार्ज से कितने डिस्टेंस पर आई, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। लेकिन जो हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं सारे, उन ऑप्शंस में हमें 2 तरीके के ऑप्शन दे रखे हैं, एक 9e से डिस्टेंस दे रखी है और एक हमें e से डिस्टेंस दे रखी है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, अगर यहाँ से 4 है तो इधर से कितना होगा, 16 माइनस 4 यानी 12। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम 9e चार्ज। यहाँ से 12 सेंटीमीटर अवे होगा और यहाँ से कितना है, 4 सेंटीमीटर अवे, तो इट विल बी करेक्ट आंसर विल बी दी बी, 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दी 9e चार्ज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इक्वल है और अपोजिट चार्जेस हैं, unequal and opposite charges. 2 identical spheres having unequal and opposite charges are 90 centimeter apart. They are now made to contact and then again separated by the same distance. दो हमारे पास कोई identical sphere है जिन पे unequal है और opposite charge है और 90 सेंटीमीटर पर they are placed and then they are bring in contact, उनको contact में लाया और again separated by the same distance. Now they repel each other with the force of 0.25 Newton. 0.025 Newton. Final charge on the each sphere. ध्यान से देखेंगे, देखो हमें यहाँ पर क्या चीज ध्यान रखनी है कि अगर 2 आइडेंटिकल स्फीयर हैं, उन पर पहले क्या चार्ज रहा है हमें नहीं पता, लेकिन अगर 2 आइडेंटिकल स्फीयर हैं हमारे पास तो टच करने के बाद उन पर हमेशा इक्वल चार्ज होगा। जो भी चार्ज उन पर अवेलेबल होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, और हमसे बाद में ही चार्ज पूछना है। तो हम देखो सीधे इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम कहेंगे आफ्टर टचिंग दोनों पर इक्वल चार्ज होगा, तो दोनों पर चार्ज हम मान लेते हैं आफ्टर टचिंग कितना है Q, और इनको प्लेस किया हुआ कितने पर, 90 सेंटीमीटर पे।
और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स लग रहा है कितना 0.025 न्यूटन का। तो हमसे क्यू की वैल्यू पूछिए कि आफ्टर टचिंग दोनों पर फाइनल चार्ज क्या है। तो हम इनके बीच में फोर्स को लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जो कि बराबर है किसके 0.025 न्यूटन। वैल्यू प्लेस करते हैं, के की वैल्यू हो गई 9 × 10⁹, क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस है 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर को हम देखो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 90 सेंटीमीटर मतलब हो जाएगा 9 × 10⁻⁻1 मीटर। स्क्वायर करेंगे तो 9 × 9 और 10⁻⁻1 का 10⁻⁻2 स्क्वायर, और ये बराबर हो गया, इसको हम लिख लेते हैं 25 × 10⁻⁻3। सारी डेसिमल वैल्यूज को हम डेसिमल को साइंटिफिक वैल्यूज में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी रहे। ये 9 से 9 कैंसिल हो गया हमारा, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया और ये 9 भी उधर हो गया तो -11 पावर इधर चली जाएगी और -3 के साथ मिलकर टोटल पावर हो जाएगी -14, और साथ में हमारे पास हो गया 25 × 9, 25 × 9। ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, क्यू स्क्वायर की। और इससे क्यू की वैल्यू पिक करने के लिए अंडर रूट ले लेंगे तो क्यू विल बी इक्वल टू +- और इसका अंडर रूट हो गया 5, इसका 3 और 5 3 जा 15, तो 15 × 10⁻⁻7, और चाहें तो इसको आप लिख सकते हो, अगर इसको लिखें तो 1.5 माइक्रो कूलाम, ये हो जाएगा 1.5 माइक्रो कूलाम। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 1.5 माइक्रो कूलाम। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में सिंपल सी एक कॉन्सेप्चुअल सवाल है। ऑन पुटिंग अ ग्लास प्लेट इन बिटवीन द टू चार्जेस, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम एज कंपेयर टू अर्लियर इज। क्या कहा कि कोई दो चार्ज है, जिन दोनों चार्ज को एयर में हमने रख रखा था या वैक्यूम में हमने रखा था, देन वी पुट अ ग्लास प्लेट बिटवीन देम। तो जो फाइनल फोर्स होगा बिटवीन देम वो पहले के कंपैरिजन में क्या होगा। ऑप्शन है मोर, लेस, जीरो और इनफाइनाइट। याद रखते हैं, देखो जब मीडियम में हम जाते हैं, अगर हम बात करें देखो क्वेश्चन नंबर 6 की, कि फोर्स इन मीडियम इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर, वेयर एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। तो यहाँ पर हमने ग्लास स्लैब डाली है। याद रखेंगे किसी भी मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कभी भी 1 से छोटी नहीं हो सकती। नो मीडियम हैज रिलेटिव परमिटिविटी लेस देन 1। तो हमेशा फोर्स जो होता है वो रिड्यूस होता है। तो अब एप्सिलॉन आर ग्लास स्लैब के लिए बात करें तो 1 से बड़ा ही होगा, तो फोर्स हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो हम फोर्स को लिखेंगे फोर्स विल बी लेस। यहाँ ये चीज ध्यान रखेंगे कि कई बार हमारे को यहाँ पर देगा कि मेटल प्लेट डाल दी, तो मेटल प्लेट के लिए हम एप्सिलॉन आर की वैल्यू को इनफाइनाइट लेते हैं, तो फोर्स को हम क्या कर देंगे, 0। अगर इसी सवाल में ये कहता है कि दो चार्जेस के बीच में कोई फोर्स F लग रहा था, देन वी इंसर्टेड अ मेटल प्लेट बिटवीन देम, व्हाट विल बी द न्यू फोर्स। तो याद रखेंगे कि मेटल प्लेट के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू को हम इनफाइनाइट मानते हैं, और क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यू हुई एप्सिलॉन आर की तो नया फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मेटल प्लेट के अलावा अगर कोई भी मटेरियल हम इंट्रोड्यूस करते हैं उसके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी, इसलिए फोर्स इज ऑलवेज लेस देन दी फोर्स इन वैक्यूम। तो टू चार्जेस फील्स मैक्सिमम फोर्स इनटू दी वैक्यूम और एयर। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, the dipole moment of HCl molecule is 3.4 × 10⁻⁻30 सेंटीमीटर कूलाम मीटर। द सेपरेशन बिटवीन दी आयंस, इसको भी थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, इसमें शायद कुछ किताबों में 34 लिखा हुआ है। तो हमें दिया हुआ है देखो डाइपोल मोमेंट P फॉर HCl इज 3.4 × 10⁻⁻30 और कूलाम मीटर, ये हमें दिया हुआ है डाइपोल मोमेंट। और हमसे पूछा है कि फाइंड आउट दी सेपरेशन ऑफ आयंस। HCl की बात कर रहा है। HCl के अंदर अगर वैलेंसी की बात करो तो ये प्लस ये और ये क्या है, माइनस ये। यानी जो चार्ज HCl के में जो हमारे आयन हैं, H आयन और Cl आयन, इसके ऊपर जो चार्ज है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो हमें चार्ज पता है, इनके बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। हम जानते हैं डाइपोल मूवमेंट बराबर होता है Q मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। D हमें निकालना है, तो D बराबर हो गया किसके, P/Q, और P की वैल्यू हमको दे रखी है 3.4 × 10⁻⁻30 और Q मतलब चार्ज हो गया 1.6 × 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करेंगे तो ये पावर ऊपर गई और बचेगी 11, 19 मतलब 10⁻⁻11 बचेगा, और 34 में 16 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.12 अप्रोक्सीमेटली। तो 2.12 × 10⁻⁻11 मीटर। ये हमारे पास जो आ गया, इनके बीच का सेपरेशन आ गया, ऑप्शन हो गया ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन केप्ट इन सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा और हमसे कहा कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर एक्सीलरेशन। एक हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में एक तो रखा हुआ है प्रोटॉन और एक रखा हुआ है इलेक्ट्रॉन, दोनों पे हमें कहा कि जो है एक्सीलरेशन जो होगा उसका जो है रेशियो क्या होगा। तो हम ध्यान से देखते हैं, देखो फोर्स किसी भी चार्ज पर जब उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं तो वो बराबर होता है किसके, क्यू ई के। क्यू चार्ज, ई इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ, तो फोर्स ऑन एनी चार्ज इन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज क्यू ई। अब यहाँ पर हम बात करें कि ये फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक्सेलरेशन हो जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन बराबर हो गया किसके, क्यू ई। फोर्स को हमने लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन, तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है क्यू ई बाई एम। तो कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से एक्सेलरेट हो रहा है तो उस पर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो कितना लगेगा, क्यू ई बाई एम। और अब इसको यूज करके हम एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालें तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हुआ ई और इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू ई मान लेते, नीचे आया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन अगर मैं लिखूं तो प्रोटॉन पर भी चार्ज ई, इलेक्ट्रिकल फील्ड वही है, सेम है ई, और अब नीचे आ गया मेरा मास ऑफ प्रोटॉन। मुझे रेशो निकालना है, किस किस का रेशो निकालना है, जो है रेशो ऑफ देयर एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रॉन पहले लेना है और प्रोटॉन बाद में लेना है, यानी ए अपॉन ए पी निकालना है। तो ए अपॉन ए पी अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो गया, ई अपॉन यानी एम पी ऊपर चला जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास आ जाएगा एम पी अपॉन एम ई, यानी मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चॉइस मेरी हो जाएगी बी, एम पी अपॉन एम ई। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा हुआ है 4 equal and like charges are placed at the 4 vertices of a square. If the field intensity due to any of the charge at the center is E, then the net electrical field intensity at the center of the square. सिमेट्री का क्वेश्चन है, पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारे पास स्क्वायर है और स्क्वायर के सारे वर्टिसेस पर हमने कोई चार्ज रखे हुए हैं, सेंटर पे हमसे इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछ रहा है। याद रखेंगे चारों जब भी इक्वल चार्जेस होते हैं तो सबके इलेक्ट्रिकल फील्ड, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है, चार्ज बराबर है, बराबर होंगे और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दोनों डायगोनली जो प्लेस्ड है, तो नेट हमेशा क्या आएगा, नेट इज इक्वल टू 0। सिमेट्री में टोटल हमेशा क्या आता है, 0। अगर चार्जेस को सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी पॉइंट के अगेंस्ट तो हमेशा जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड आता है वो क्या आता है, 0 आता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा ऑन प्लेसिंग अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड इट इज एक्टेड अपॉन बाय। कोई जो है डाइपोल है जिसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा। हमने पहले भी बात की थी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं तो फोर्स हमेशा क्या होता है, 0, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है डाइपोल के अंदर उनकी वैल्यू सेम होती है और दोनों पर फोर्स क्यू ही लगता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लगता है, नेगेटिव चार्ज पर हमेशा अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लगता है। इसलिए नेट फोर्स हर सिचुएशन में क्या आता है, 0 आता है, चाहे कैसे भी रख लें। लेकिन जब हम इस तरीके से रखते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगा, ये नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगा, तो टॉर्क एक्ट कर सकता है, टॉर्क एक्ट करता है और टॉर्क की वैल्यू हमने निकाली थी, टॉर्क की वैल्यू आती है पी साइन थीटा। तो टॉर्क तभी 0 होता है जब थीटा 0 हो या थीटा 180 डिग्री हो। तो अगर इसमें से हम पिक करें चॉइसेस तो उन्होंने कहा है टॉर्क ओनली, टॉर्क एक्ट करता है, बिल्कुल सही बात है। फोर्स ओनली, नो फोर्स डज नॉट एक्ट इन बोथ फोर्स एंड टॉर्क, नहीं, नाइदर फोर्स नॉर टॉर्क। तो ऑप्शन हमारे पास बचा ए कि सिर्फ टॉर्क एक्ट कर सकता है इन अ सिचुएशन व्हेन द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट इज नॉट 0 और 180, टॉर्क विल एक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, फॉर द टॉर्क टू बी मैक्सिमम ऑन डाइपोल, इसी तरीके का सवाल है। फॉर द टॉर्क टू बी मैक्सिमम ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिकल फील्ड द एंगल बिटवीन पी एंड ई मस्ट बी। देखो इधर ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास है पी साइन थीटा, तो देखो पी ई साइन थीटा में थीटा की वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। इसलिए टॉर्क मैक्सिमम कब हो सकता है, जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री। तो टॉर्क मैक्सिमम की अगर आप बात करो तो वो होता है पी, और तब होता है जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री हो। तो मैक्सिमम टॉर्क हमें सिर्फ तब मिलता है जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री हो। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12
बिल्कुल छोटा सा सवाल है। अगेन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। कुछ किताबों में छपा नहीं है, लिख लेंगे। जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट है। एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम इज, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों को हमने रख रखा है कितना, 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर, और हमसे पूछा है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। डाइपोल मोमेंट को हम लिखते हैं Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो P हमारे पास बेसिकली हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 चार्ज की वैल्यू, और एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलते हैं तो 10 की पावर -10 मीटर लिखते हैं। तो 10 की पावर -10 मीटर हो गया। तो टोटल हमारे पास जो होगी इसकी वैल्यू हो गई, अगर हम देखें तो जो है हो जाएगा C 1.6 इंटू 10 की पावर -29 कूलाम पर मीटर, कूलाम मीटर। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर सेम डिस्टेंस द सेंटर ऑफ डाइपोल द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एट लॉन्गिट्यूड एंड ट्रांसवर्स पोजीशन। बेसिकली पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कि हमारे पास एक कोई डाइपोल है, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। अगर हम पॉइंट सेम डिस्टेंस पर लें, एक बार एक्सियल लाइन पर और एक बार इक्वेटोरियल लाइन पर, तो रेशो क्या होगा, दोनों का रेशो क्या होगा। पहले हमें कहा है कि लॉन्गिट्यूडनल, दूसरी दी हुई है ट्रांसवर्स पोजीशन। तो लॉन्गिट्यूडनल मतलब एक्सियल लाइन हो गई, एक्सियल, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन हो गई, और ये हमारी ट्रांसवर्स पोजीशन हो गई, इसको हम इक्वेटोरियल कहते हैं। तो ई ऑन एक्सियल आप सब लोग जानते हो, जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है 2kp/r³, और ई ऑन इक्वेटोरियल जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है kp/r³। तो जो रेशो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 2:1। अगर हम एक्सियल का रेशो निकालेंगे इक्वेटोरियल के साथ तो हमारा रेशो आ जाएगा 2:1। तो चॉइस हो गई हमारी बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात है तो क्वेश्चन नंबर 14, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन +5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम चार्जेस kept at some distance apart is 9 Newton. When the two charges are made to contact, then separated again by the same distance, the force acting between them become. देखो हमें कहा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, दो चार्जेस है हमारे पास, एक है +5 माइक्रोकूलम और दूसरा है -5 माइक्रोकूलम, और इनको कुछ डिस्टेंस पर रख रखा है। तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो 9 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। व्हेन टू चार्जेस आर मेड टू कांटेक्ट एंड देन सेपरेटेड बाय, ये बेसिकली स्फीयर हम मानते हैं। क्वेश्चन में जो है चार्जेस नहीं होने चाहिए, मेटेलिक होने चाहिए, ताकि जब इनको कांटेक्ट में लाएं तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो। और तो देखो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, टोटल अवेलेबल चार्ज 0 है। तो आफ्टर कांटेक्ट अगर ये मेटल स्फीयर है तो आफ्टर कांटेक्ट चार्ज क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, और चार्ज 0 हो गया तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने चार्जेस लिख रखा है, ये बेसिकली बात कर रहा है किसकी, आइडेंटिकल मेटल स्फीयर की, तभी जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा सा जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप का है, कुछ कैलकुलेशन हमें इसके लिए करनी पड़ेगी। क्या लिखा हुआ है, टू इक्वल बट अनलाइक चार्ज ऑब्जेक्ट्स आर केप्ट, टू इक्वल बट अनलाइक चार्ज ऑब्जेक्ट्स आर केप्ट एट सम डिस्टेंस अपार्ट with a force F acting between them. If 75% of charge of one of them is somehow transferred to the other, then the new force between them is. क्या कि दो हमारे पास स्फीयर्स है, आइडेंटिकल स्फीयर, अगेन बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हम कर रहे हैं। क्या कहा, दो इक्वल, दोनों पर इक्वल है लेकिन अनलाइक है, मतलब एक पर +q है तो दूसरे पर नहीं, इक्वल मतलब दोनों पर एक ही तरीके के चार्ज है। इस पर जो है टू इक्वल बट अनलाइक चार्जेस, इक्वल है लेकिन अनलाइक है, मतलब एक पर q है और एक पर -q है चार्ज। क्योंकि अनलाइक हमें दे रखे हैं यानी एक पर पॉजिटिव है, और इक्वल दे रखा है तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो एक पर +q हमने माना, एक पर क्या माना, -q। और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों एक तरीके के अपोजिट नेचर के चार्ज है, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है F, और फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है। अब हमसे कहा कि 75% ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर, किसी एक पर से दूसरे पर 75% चार्ज ट्रांसफर हो जाए तो नया फोर्स कितना हो जाएगा।
तो ध्यान से देखेंगे एक पर से 75% चार्ज को दूसरे पर ट्रांसफर करना है। तो लेट अस अज्यूम कि इस पर से 75% चार्ज इस पर ट्रांसफर हो गया। तो इस पर जो मेरा चार्ज था वो था Q, पॉजिटिव Q। इसका 75% चला गया, तो 75% जाने के बाद इस पर चार्ज बचा Q इंटू 75/100 मल्टीप्लाइड बाई Q। ये जो चार्ज है ये इस पर से रिमूव हो गया और ये चार्ज पहुंच गया इसके पास। तो इसके पास हो गया -Q प्लस 75/100 Q। 75/100 Q को अपन लिख सकते हैं 3/4। तो हमारे पास इस पर चार्ज हुआ Q माइनस 3/4 Q, Q माइनस का 3/4 Q, यानी ये हमारे पास कितना आ गया Q/4। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी ये हो गया कितना 3/4 Q, तो -Q प्लस का 3/4 Q। फिर अगेन इस पे हमने देखा तो ये हमारे पास हो गई वैल्यू माइनस का 4Q 3Q, ये कितना हो गया माइनस का Q/4। तो इस पर माइनस का Q/4 हो गया और इस पर प्लस का Q/4 हो गया। अगर इसका 75% चार्ज इस पर ट्रांसफर कर दिया तो इस पर Q/4, इस पर माइनस का Q/4 हमारे पास चार्ज आ गया। और अगर ऐसा है तो अब हमारे पास नया फोर्स हो गया, ये Q/4 है, ये भी Q/4 है, तो नया फोर्स हमारे पास F' हो जाएगा K Q1 Q2 यानी Q/4 मल्टीप्लाइड बाई Q/4 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस को हमने नहीं चेंज किया R² यानी K Q² R² और 1/16। तो नया जो फोर्स हमारा हो जाना चाहिए वो क्या हो जाना चाहिए F/16। F' विल बी इक्वल टू F/16। ध्यान से देखेंगे इसमें अनलाइक था मामला, तो अनलाइक होने की वजह से यहाँ पर जो चार्ज बना वो Q/4 और माइनस का Q/4 बना। अगर ये इसी क्वेश्चन को लिखता कि 2 आइडेंटिकल चार्जेस, मतलब दोनों पर चार्जेस Q ही होता और फिर इसका 75% इस पर ट्रांसफर करता, तो यहाँ पर तो Q/4 हो जाता और यहाँ पर मेरे पास आ जाता Q प्लस 3/4 Q यानी 7Q/4। और उस केस में मेरा जो नया फोर्स बनता वो बनता 7F/16। तो हमें ध्यान से पढ़ना है। अभी हमारा जो क्वेश्चन है इसके अंदर अनलाइक चार्जेस लिखा हुआ है, मतलब एक पर इक्वल तो लिखा है चार्ज, लेकिन अनलाइक लिखा है, तो एक पर प्लस Q लूंगा तो दूसरे पर माइनस Q लूंगा। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा F/16। दोनों ही तरीके से सवाल पूछा जाता है, कई बार लिखता है इक्वल और लाइक चार्जेस है, तब जो ट्रांसफर होगा हमें यहाँ पर पॉजिटिव है तो जितना ट्रांसफर किया वो इसमें ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब हुआ पहले से नेगेटिव है तो जो ट्रांसफर हुआ वो होने के बाद जो है चार्जेस का सम हमेशा एल्जेब्रिक किया जाएगा। तो ये हमारे पास हुआ क्वेश्चन नंबर 15 और ये हमारे कंप्लीट हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं किस पर, शॉर्ट क्वेश्चन पे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर्स। ज्यादातर सवाल इसमें कॉन्सेप्चुअल हमारे होंगे, ध्यान से सुनते चलेंगे। राइट दी वैल्यू ऑफ वन क्वांटा ऑफ चार्ज, वन क्वांटम ऑफ चार्ज या वन क्वांटा ऑफ चार्ज। बेसिकली स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होता है इसकी बात कर रहा है, और हम जानते हैं स्मॉलेस्ट चार्ज अभी हम जो लेते हैं वो लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जो हमारा क्वांटा ऑफ चार्ज होगा वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगला जो है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करें तो दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r इज f। दो प्रोटॉन्स को हमने r डिस्टेंस पर रख रखा है, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो f फोर्स लग रहा है। और हमसे कहा कि अगर प्रोटॉन्स आर रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स देन द फोर्स बिटवीन देम, कि अगर हमारे पास दो प्रोटॉन है, ये एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर चार्ज E हम मानते हैं, दोनों को r डिस्टेंस पे रख रखा है, जो फोर्स है वो f है। अगर इनकी जगह मैं इलेक्ट्रॉन यूज करूं, -E और -E रख दूं, तो देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, इसलिए फोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्लेस्ड बाय इफ प्रोटॉन्स आर रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स फोर्स विल रिमेन सेम। तो जो सेकंड का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, फोर्स विल रिमेन सेम, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डज नॉट चेंजेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डज नॉट चेंजेस। फिर अगले उसकी बात करें क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन चार्ज ऑन अदर इज F इन प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द सेकंड चार्ज बाय द फर्स्ट चार्ज। कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास ये कोई चार्ज है Q1, ये Q2 है, और ये Q2 चार्ज इस पर फोर्स जो लगा रहा था F लगा रहा था। अगर मैं यहाँ पर कोई एक थर्ड चार्ज लगा ले आऊं तो क्या इस F में कोई चेंज आएगा? ध्यान रखेंगे कि नेट फोर्स बदल जाएगा, क्योंकि ये जो भी इस पर फोर्स लगा रहा है, ये इस पर F1 फोर्स लगा रहा था, ये F2 लगा रहा था, नेट फोर्स चेंज हो जाता है, लेकिन इसका इस पर जो फोर्स है वो चेंज नहीं होगा। तो कोई एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर जितना फोर्स लगा रहा है वो चेंज नहीं होता, कोई दूसरे चार्ज की प्रेजेंस के कारण नेट फोर्स चेंज हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स विल सेम
बट नेट फोर्स विल चेंज, नेट फोर्स विल चेंज। और नेट फोर्स को हम सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल से निकालते हैं। तो कोई अगर एक चार्ज है उस पर पहले सिंगल चार्ज कोई फोर्स लगा रहा था और फिर बाद में मल्टीपल चार्ज लगाने लग गए, तो नेट फोर्स जो निकलेगा वो सुपरपोजिशन से निकलेगा, लेकिन किसी एक चार्ज का दूसरे चार्ज पर फोर्स किसी थर्ड चार्ज की प्रेजेंस से कभी भी चेंज नहीं होता है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज यूनिटी देन व्हाट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी, व्हाट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी। देखो एब्सोल्यूट परमिटिविटी या जो है, हम दो तरीके की परमिटिविटी की बात करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक तो होती है एप्सिलॉन आर, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और ये बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू हमको 1 दे रखी है और हमसे एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू दे पूछिए, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट के, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो अगर किसी की रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मीडियम का 1 है तो उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी वही होगी जो वैक्यूम की होती है, यानी कितनी, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5 पर हम चलते हैं। हमारे पास है टू चार्जेस Q1 एंड Q2, प्रोडक्ट जिनका हमें दे रखा है Q1 Q2 इज लेस देन 0। ध्यान से देखेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और कई बार पूछा हुआ सवाल है। दो चार्जेस है, इनका प्रोडक्ट हमें दे रखा है लेस देन 0। व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन देम। दोनों का प्रोडक्ट जो आ रहा है वो लेस देन 0 आ रहा है। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रही है, दो चीजों के मल्टीप्लीकेशन से, दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन से नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो अब देखो, अगर मेरे पास दोनों चार्जेस पॉजिटिव है कभी भी इनकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, दोनों नेगेटिव है तभी भी इनकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, मतलब दोनों ही केस में मल्टीप्लिकेशन हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। लेस देन 0 तभी आ सकता है जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तभी इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ सकता है, लेस देन 0 आ सकता है। तो अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो इनके बीच में फोर्स हमेशा कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो हम ध्यान रखेंगे कि अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट लेस देन 0 आ रहा है तो फोर्स हमेशा क्या होगा, अट्रैक्टिव। और साथ ही लिखेंगे इफ Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 है, इट मींस दोनों चार्जेस या तो पॉजिटिव है या दोनों चार्जेस क्या है, नेगेटिव, और इस केस में फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। तो अगर यही क्वेश्चन, जैसे इसका अगला ही क्वेश्चन दे रखा है Q1 Q2 इज लेस देन 0 की जगह ग्रेटर देन 0 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ग्रेटर देन 0 और क्वेश्चन नंबर 5 में लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फोर्स इज अट्रैक्टिव, और दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव लाइक चार्जेस मतलब फोर्स इज रिपल्सिव। तो 6 का अट्रैक्टिव और 7 का क्या आएगा, रिपल्सिव। 5th का अट्रैक्टिव और 6 का क्या आएगा, रिपल्सिव। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिकल फील्ड ई। कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा जाता है तो फोर्स जो लगता है वो क्यू ई लगता है, और वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिखते हैं Q मल्टीप्लाइड बाई ई वेक्टर, यानी चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड चार्ज नेगेटिव है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, इट्स चार्ज एंड मास। किसी चार्ज पार्टिकल की स्पीड को अगर हम चेंज करें तो उसके चार्ज पे और मास पर क्या फर्क पड़ता है। तो चार्ज की प्रॉपर्टी जब हम कह रहे थे तब हम लिख रहे थे चार्ज इज इनवेरिएंट। जो चार्ज होता है वो इनवेरिएंट होता है, मतलब नो चेंज विद स्पीड, चार्ज में कोई स्पीड से फर्क नहीं पड़ता। और मास के लिए हम लिखते हैं m इजिकल टू m नॉट 1/v²/c²। ये जो हमारे पास आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फॉर्मूला है कि मास चेंज हो जाता है रेस्ट मास के अंदर 1/√1 - v²/c², where v is the speed of particle and c is the speed of light। तो 8th में हम लिखेंगे कि स्पीड की वजह से चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, तो मास वो जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, सॉरी, अगर स्पीड बढ़ती है तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड दैट कैन बैलेंस द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कोई एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास है और उसको कहा है कि उसके वेट को बैलेंस कर ले इलेक्ट्रिकल फील्ड की क्या इंटेंसिटी हो। देखो नीचे फोर्स लगेगा mg और ऊपर फोर्स लगना चाहिए QE।
तो बैलेंसिंग कंडीशन होनी चाहिए QE इज इक्वल टू mg। अगर कोई किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल के वेट को बैलेंस करना है तो हम लिखते हैं QE बराबर होना चाहिए किसके, mg के। और यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो EE बराबर होना चाहिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई g। हमसे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछिए तो E बराबर हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई g डिवाइडेड बाई कैपिटल E, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E। तो हमारे लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31, जी की वैल्यू को 10 मान लेते हैं, और ये हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बेटा तो देखो 10 की पावर हमारे पास हो गई यहाँ पर 31 और ये हो गई 30 और 19 प्लस की हमारे पास आ गई। तो 30 में से 19 अगर हमारे पास गया तो 10 की पावर माइनस का 11 बचेगा। तो 10 की पावर माइनस का 11 और ये बन गया 91/16। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये लगभग 5.5 के आसपास आ जाएगा। मैं आपको कैलकुलेशन पूरी कंप्लीट नहीं कर रहा, 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन पर कूलाम के आसपास आ जाएगा। तो हमने ये कहा कि जो हमारे पास कंडीशन है, अगर वेट को बैलेंस करता है कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर तो QE इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमने ये कैलकुलेट किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, question number 10, the force acting between two charges placed in the free space is F. If a brass plate is now put in the region between the charges, then what is the value of force? Again वही question आ गया, हमने अब की बार मेटल प्लेट डाली। तो क्वेश्चन नंबर 10 को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। मेटल प्लेट के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मीडियम में फोर्स क्या बराबर होता है, F इन वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन r, और क्योंकि मेटल प्लेट के लिए एप्सिलॉन r को इनफाइनाइट लिखता हूं तो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 0। हम पहले भी कह चुके हैं कि अगर हम मेटल प्लेट डालते हैं तो एप्सिलॉन r इनफाइनाइट होता है और फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कॉन्सेप्चुअल सवाल है फिर से। नेम द एक्सपेरिमेंट विद विच द क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज वाज एस्टेब्लिश। जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज खो जाता और क्वांटम नेचर को एस्टेब्लिश किया था वो फेमस एक्सपेरिमेंट था मिलीकेन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। नाम हमें सिर्फ याद रखना है, एक्सपेरिमेंट की पूरी डिटेल अभी हमें नहीं पढ़नी है, लेकिन नाम हमें ध्यान रखना है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किस एक्सपेरिमेंट में खो जाता या क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज को किस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया था, वो था मिलीकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। फिर गिव द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, अपने नोट्स में आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द कंडीशन फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्वेश्चन नंबर 12 आप अपने नोट्स में से देख लेंगे, डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 13 देखो हमसे लिखा कंडीशन फॉर एन आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल दो इक्वल चार्जेस हों, अनलाइक इक्वल चार्जेस प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो हम जो कंडीशन लिखते हैं कि डिस्टेंस शुड बी वेरी स्मॉल, डिस्टेंस शुड बी वेरी स्मॉल। दूसरी कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, देखो हम लिखते हैं P इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाई 2a, जो डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस और चार्ज का मैग्नीट्यूड। P की वैल्यू अगर सिग्निफिकेंट आए तो उसके लिए दो कंडीशन हो सकती है P की वैल्यू सिग्निफिकेंट